क्वालिफाई करने के लिए आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन को समझना होगा। एनसीईआरटी को क्रैम नहीं करना, आपको एनसीईआरटी को समझना। और अगर आपके पास एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, आप वर्किंग कैंडिडेट हो या आप जॉब कर रहे हो या आप हाउसवाइफ हो, पर हाउसवाइफ सबसे ज़्यादा बिजी रहती है, तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। आप सिर्फ मेरी वीडियो देखिए, मैं आपको वन लाइनर नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी, एमसीक्यू से आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी और आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम मानसी जैन है। पिछले 15 वर्षों से मैं ऑफलाइन कोचिंग दे रही थी और अब पूरे भारत के कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए हमारी टीम लेकर आई है अपना ऑनलाइन चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी सफलता का सफर विद्युल अड्डा के साथ। आई होप पार्ट 1 में हमने जो किया वो आपको समझ में आ गया होगा। ग्लोब क्या होता है, अक्षांतर देशांतर रेखाएं क्या होती है, उनके बीच की दूरी क्या होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी पर कुछ प्रमुख रेखाएं खींची गई हैं। आपको इनके नाम, वो कितने डिग्री पर है और उनकी क्या विशेषताएं हैं, ये अच्छे से याद होना चाहिए। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है, मानी गई है, एज्यूम की गई है या कल्पना की गई है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। ध्यान से सुनिएगा, भूमध्य, भू यानी पृथ्वी, भू यानी पृथ्वी, भूगोल, पृथ्वी का जो अध्ययन करते हैं। सो भू यानी पृथ्वी, मध्य यानी बीच में। नाम याद करना बड़ा आसान है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर। भूमध्य रेखा का ही दूसरा नाम है विषुवत वृत्त। क्या नाम है? विषुवत वृत्त। सो क्वेश्चन आता है, वो कौन सी रेखा है जो पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत वृत्त रेखा के, भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। सो विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। विषुवत वृत्त इंग्लिश में कहा जाता है इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर divides the entire earth into two equal parts, that is known as northern hemisphere and southern hemisphere. इक्वेटर भी अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखना, 23 सितंबर और 21 मार्च को सूरज सीधा इक्वेटर पर होता है। ये दिन, यहाँ पर जो 23 सितंबर और 21 मार्च है, इस दिन और रात, डे एंड नाइट क्या होती है? इक्वल होती है, बराबर होती है। इसका मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, उसके बाद 21 जून को सूरज सीधा कर्क रेखा पर होता है और 22 दिसंबर को सूरज सीधा मकर रेखा के ऊपर होता है। ध्यान से देखेंगे, 0 डिग्री अक्षांश जो कि इक्वेटर थी, 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड कर्क रेखा, इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। 23.5 साउथ लैटिट्यूड यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड यानी दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। आपको इनके नाम याद होने चाहिए, कर्क रेखा कौन सी है, आर्कटिक कौन सी है, अंटार्कटिक कौन सी है, मकर रेखा कौन सी है और इनके फीचर्स। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 21 जून को सूरज सीधा कर्क रेखा पर आता है। अब सूरज जून में सीधा कहां आ गया? कर्क रेखा पर आ गया। कर्क रेखा भारत के ठीक बीच 8 राज्यों में से गुजरती है। कर्क रेखा यानी अगर मैं इंडिया ड्रॉ करूं, छोटा सा, अगर यहां पर एक मैं भारत बना देती हूं अभी, और मैं आपसे पूछूं कि भाई कर्क रेखा कहां से जाती है, तो आपको ध्यान देना है बच्चों कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीच में से गुजरती है। अब सूरज कर्क रेखा के ऊपर कब है? 21 जून। इसीलिए जून में भारत में गर्मियां होती है, क्योंकि सूरज ठीक भारत के ऊपर यानी कि कर्क रेखा के ऊपर आ जाता है। अब धीरे धीरे सूरज, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद सूरज और ऊपर नहीं जाता, धीरे धीरे नीचे आने लगता है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देना, सूरज अगर मैं बोल रही हूँ कि सूरज नीचे आने लगता है, सूरज तो स्थिर है, पृथ्वी
गोल घूम रही है सूरज के चारों ओर, तो जब पृथ्वी परिक्रमा कर रही होती है तो उसकी जो स्थिति है वो धीरे धीरे ऐसी हो जाती है और वो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के ऊपर पहुंच जाता है। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। दिन और रात बराबर कब होते हैं? 23 सितंबर और 21 मार्च। उत्तरी गोलार्ध में कहो या उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा जो दिन है वो 21 जून होता है और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर होता है। क्योंकि आप देखिए, मैं इससे क्या मतलब है, मैंने आपको कहा कि सबसे बड़ा दिन, सबसे लंबा दिन, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि दिन की अवधि लंबी, 24 घंटे में से दिन कितना लंबा होगा आपको पता है, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं, भारतीय हैं, इंडियंस हैं, है ना। तो हमें पता है जून में यहाँ क्या होता है। जून में भारत में भयंकर गर्मियां होती है क्योंकि सूरज ठीक हमारे ऊपर होता है। धीरे धीरे सूरज यहाँ चला जाता है। दिसंबर में सूरज दक्षिणी गोलार्ध में होता है जो कि मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है। मकर रेखा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है तो आपको ध्यान रखना है, कई बार सीटेट में पूछा भी जा चुका है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के ठीक बीच में से जाती है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के ठीक बीच में से जाती है। तो जो गर्मियां होती है, क्वेश्चन आता है क्रिसमस डे गर्मियों में सेलिब्रेट किया जाता है। क्रिसमस डे होता है भाई 25 दिसंबर को, है ना। और 25 दिसंबर को मकर रेखा के ऊपर सूरज होने के कारण ऑस्ट्रेलिया में होती है गर्मी। तो क्रिसमस डे गर्मियों में मनाया जाता है, कहां पर? ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको कहे उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन तो आंसर होगा 21 जून। लेकिन अगर आपको कहे उत्तरी गोलार्ध का छोटा दिन तो बड़ा ही मतलब ना एक कॉन्सेप्ट है, माइंड में ध्यान से बिठाना आप। अगर छोटा दिन कह रहा है तो आंसर होगा 22 दिसंबर। क्यों? क्योंकि 22 दिसंबर को सूरज की जो 24 घंटे में से 18 घंटे 17 घंटे सूरज नीचे है, तो यहाँ तो कमी होगा ना, है ना। अगर यहाँ 22 दिसंबर को सूरज की लंबे दिन की अवधि यहाँ है तो हमारे लिए तो छोटी सी बचेगी ना, तो इसलिए छोटा दिन कौन सा होगा? 22 दिसंबर। ठीक इसी तरह से अगर मैं आपको कहूं कि ये हमारा पोलर एरिया है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो यहाँ पर 6 महीने की दिन की अवधि होगी कब? ऑफकोर्स जून में। 6 महीने जब यहाँ पे सूरज ऊपर की तरफ होगा, यानी जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में होगा तो यहाँ 6 महीने की दिन की अवधि होगी। जब सूरज दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो दिन की अवधि यहाँ पर यानी दक्षिण ध्रुव पर होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से जाती है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के ठीक बीच में से जाती है, राइट। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आप यहाँ देख लीजिए, ये जो हमारी भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर लगभग 10 डिग्री और 10 डिग्री नीचे, ये जो बीच वाला एरिया होता है भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर और ठीक नीचे, भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर और ठीक नीचे, ठीक है। भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। इसे डोल्ड्रम कहते हैं, हिंदी में इसे शांत पेटी कहा जाता है। ये अत्यंत निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है, लो एयर प्रेशर यहाँ पर होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सूरज की गर्मी, हीट, तापमान सबसे ज्यादा होता है, पूरा साल बारिश होती है और इस एरिया में सदाबहार वन पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ तापमान बहुत ज्यादा होता है, आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है, पूरा साल बारिश होती है, तो घने घने जंगल पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया कर्क रेखा, भूमध्य रेखा कितने कितने डिग्री पर है, भारत में से कौन सी कर्क रेखा, भारत में से कौन सी रेखा जाती है। भारत के ये 8 राज्य और अगर आपको याद करने हैं तो इसकी एक शानदार सी ट्रिक है, मगरमच्छ झपटा, मगरमच्छ झपटा, राइट, मगरमच्छ झपटा। तो इस ट्रिक से आपको 8 राज्यों के नाम याद हो जाएंगे जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश, म से है मध्य प्रदेश, मैं यहां लिख देती हूँ वहां क्योंकि शायद बोर्ड की थोड़ी सी रिफ्लेक्शन है। मध्य प्रदेश, गुजरात,
राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये बन गया हमारा मगरमच्छ। झपटा, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल और ता से त्रिपुरा, राइट। तो आपको ये 8 राज्यों के नाम भी याद हो जाएंगे। इस टॉपिक से हमारे 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बनते हैं। एक बनता है ताप कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, वहां से भी क्वेश्चन आता है। और एक टाइम कैलकुलेट करना यानी कि जो समय है वो कैसे निकाला जाता है, वहां से भी एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं हम नेक्स्ट यानी कि ताप कटिबंध।